नमस्कार विद्यार्थियों, वेदव्यास क्लासेस में आपका स्वागत है। आदिकाल भाग 1 जो पूर्व परीक्षा में प्रश्न आ चुके हैं उनको हम कवर कर चुके हैं। आज आदिकाल भाग 2 आपके सामने प्रस्तुत है। प्रश्न 55 उसमें कवर कर चुके हैं, प्रश्न 56वां आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये नहीं पूछा है तो यहाँ पर अक्सर करके प्रश्न गलत हो जाता है जल्दबाजी की वजह से। तो नहीं है पूछा है तो पौमचर्यु नहीं है। यहाँ एक्सप्लेनेशन दे रखी है। पौमचर्यु पुष्पदंत की नहीं बल्कि स्वयंभू की रचना है। किसकी है? स्वयंभू की रचना है। इनकी दो अन्य रचनाएं ऋट्ठडेमचर्यु तथा स्वयंभू छंद हैं। प्रश्न 57वां, कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? अब देखो यहाँ भी नहीं लगा दिया है तो महापुराण नहीं है। व्याख्या आपको एक्सप्लेनेशन पहले वाले की देख लेनी है, नहीं तो वीडियो विद्यार्थियों बहुत लंबा हो जाएगा। महापुराण के रचनाकार कौन हैं? तो पुष्यदंत, इनको पुष्पदंत भी कहते हैं। इनकी कुछ व्याख्या देख लीजिए। अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्यदंत हैं। इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं, महापुराण, जयकुमारचर्यु तथा जसहरचर्यु। महापुराण में अनेक घटनाएं और चरित्र हैं। इसमें कवि ने 63 महापुरुषों की जीवन घटनाओं को वर्णन का विषय बनाया है। प्रसंगवश इसमें राम कथा को भी स्थान मिला है। प्रश्न 59वां देखिए। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं? तो अमीर खुसरो ही हैं। ये प्रश्न सामान्य स्तर का है, पीजीटी परीक्षा 2002 में आया है। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि अमीर खुसरो हैं। इस भाषा का इस नाम हिंदवी से उल्लेख सबसे पहले उन्हीं की रचनाओं में मिलता है। हालांकि वे फारसी के भी अपने समय के सबसे बड़े भारतीय कवि थे। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास उन्होंने ही किया था। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचना हैं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल। हालाते कन्हैया भी इनकी रचना है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है अमीर खुसरो ही है। जो अभी प्रश्न आया था, देखो प्रश्न बहुत रिपीट होते हैं तो पूर्व परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को आप अगर कवर कर लेंगे तो लगभग आप 60% पेपर कवर करने में सक्षम हो जाएंगे। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। यही प्रश्न अभी भी आया था, प्रश्न 62वां। और ये घटना चक्र की बुक से आपको कराया जा रहा है। अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि वे बड़े विनोदी और सहृदय व्यक्ति थे। जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना करने वाले कवियों में खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी थीं। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले वे कवि हैं। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है, जिनमें अब 20-21 ही उपलब्ध हैं। प्रश्न 63वां, आदिकाल में पहेलियों एवं मुकरियों की रचना करने वाले कवि कौन हैं? वही प्रश्न है अमीर खुसरो। प्रश्न 64वां देखिए। निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? राउल बेल है। व्याख्या देख लीजिए। शिलांकित कृति राउल बेल है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसकी रचना राउल नायका के नखशिख वर्णन के प्रसंग में हुई। आरंभ में कवि ने राउल के सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया, फिर गद्य का प्रयोग किया गया।
इस कृति के रचयिता रोड़ा नामक कवि को माना जाता है। रावलबेल से हिंदी में नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। देखो फिर एलटी ग्रेड में आया है। देखो जब अभी अभी इस भर्ती की चर्चा चल रही है काफी जोर शोर से। रावलबेल किस तरह की रचना है? तो आपको देखो अभी आया है गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। ये आया है, देखो प्रश्न यूपीएससी की सबसे अच्छी नौकरी मानी जाती है ये, राजकीय इंटर कॉलेजों में आती है पद ये। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? तो देखो उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये रचना है। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए। उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है। महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की थी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शब्दों में उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी व्याकरण की ओर उस समय ध्यान दिया जाने लगा था, यह भी इस पुस्तक से सिद्ध होता है। अब इनके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है, उसको देख लो। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वर्ण रत्नाकर डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हुई। प्रश्न 67वां। उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ है। अब कैसा है ग्रंथ? देखो व्याकरण में आया, प्रवक्ता में आया 2015 में। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है ये। अब फिर 68वां प्रश्न देखिए। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? अब आपको पता चल गया होगा, अब इस पे समय नष्ट नहीं करेंगे। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। अब देखिए यहाँ पे आइए, इसमें थोड़ा सा विद्यार्थियों समय लग जाता है क्योंकि ये पेज थोड़ा सा बड़ा इधर उधर करनी पड़ती है। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो देखो ये प्रश्न, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो ब्रज भाषा है। इसकी व्याख्या देख लीजिए आप, थोड़ी सी बड़ी है। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि काव्य रचना की 2 अन्य महत्वपूर्ण शैलियों का भी आदिकाल में विकास हुआ था, जिन्हें कुछ विद्वानों ने भाषा के नाम से ही अभिहित कर एक भ्रम पैदा कर दिया है। ये शैलियाँ हैं डिंगल तथा पिंगल। आदिकालीन हिंदी साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग होता था तथा कोमल भावों की अभिव्यंजना पिंगल शैली में की जाती थी। जब कवि डिंगल शैली का प्रयोग करता था तो वह हिंदी बोलियों के कर्कश शब्दों को अपनाता था, किंतु पिंगल शैली के प्रयोग में धीरे धीरे कोमल शब्दावली का विकास हो रहा था। डिंगल की कर्कश शब्दावली सीमित थी, अतः इस शैली के साहित्य का अधिक विस्तार न हो सका। पिंगल शैली लोकप्रिय होती चली गई, उसका ब्रज भाषा में विगलन हो गया। जो लोग डिंगल को राजस्थानी भाषा का पर्याय मानते हैं वे भूल करते हैं। वस्तुतः राजस्थान के आदिकालीन साहित्य की हिंदी की ये दोनों शैलियाँ चारणों भाटों द्वारा प्रयुक्त होती थीं। भक्ति काल और रीतिकाल में भी उनके प्रयोग की वह क्षीण परंपरा चलती रही। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आदिकाल की भाषा ब्रज भाषा है। खड़ी बोली आधुनिक काल की तथा अवधि
मध्यकाल की भाषा है। प्रश्न 71वां, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो रासो साहित्य का दूसरा नाम है। प्रश्न बहुत ही अच्छा है, तो आप इसकी व्याख्या देख लीजिए। वीडियो थोड़ा विद्यार्थियों बड़ा होगा। ये डॉक्टर ग्रियर्सन एवं रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल नाम दिया। इस काल में राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों तथा गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जानी जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को वीर गाथा काल भी कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल की 12 रचनाओं का उल्लेख किया है, जो रासो साहित्य के नाम से भी जानी जाती हैं। इनमें प्रमुख हैं विजयपाल रासो, नल सिंह कृत है, हम्मीर रासो, सारंगधर कृत है, खुमान रासो, दलपत विजय कृत है, बीसलदेव रासो, नरपत नाहल कृत है, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई कृत है, परमाल रासो, जगनिक कृत है। ये रचनाएं थी आदिकाल की। और अभी थोड़े से तथ्य और हैं इसमें, उसी का आंसर है ये। सिद्ध साहित्य के इतिहास में 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है। सरवपा, सबरपा, लोयपा, विरूपा, डोम्भिया, कणहपा, कुकृपा आदि सिद्ध कवि हैं। जो इम्पोर्टेंट हैं वो दे रखे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, नाथपंथी योगी अलख जगाते हैं। नाथपंथी जिन ग्रंथों को प्रमाण मानते हैं, उनमें सबसे प्राचीन हठयोग संबंधी ग्रंथ घेरंड संहिता और शिव संहिता है। गोरखनाथ द्वारा रचित प्रमुख कृतियां हठयोग, गोरक्षनाथ, ज्ञानामृत, गोरक्षकल्प आदि हैं। जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। जैन साहित्य, जिसे आगम कहा जाता है, इनकी संख्या 12 बताई जाती है। आगम का क्या अर्थ होता है, और एक बार यह जीके में प्रश्न पूछा जा चुका है। अब ये मुझे परीक्षा तो याद नहीं है किसमें पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? तो सारंगधर नहीं है 84 सिद्धों में। अब नेक्स्ट प्रश्न, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? अभी आ चुका है, 84 मानी जाती है। नाथ 9 होते हैं और ये सिद्ध 84 हैं। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। प्रश्न 75वां, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? ब्रज भाषा में लिखे गए थे। रासो ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखे गए थे। डिंगल पिंगल शैलियाँ थीं। राजस्थान की अनुश्रुति या परंपरा के अनुसार पृथ्वीराज रासो की रचना ब्रज भाषा में हुई। अब प्रश्न 76वां देखिए, वीरगाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? नहीं है पूछा है, तो आप ध्यान रखेंगे कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं है। और ये KBS में आया है प्रश्न, इसकी व्याख्या। वीरगाथा कालीन रासो काव्यों में कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं किया जाता था। इन काव्यों में आश्रयदाताओं का अतिरंजनपूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण तथा युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन पाया जाता है। प्रश्न 77वां देखिए विद्यार्थियों, GIC प्रवक्ता 2012 में आया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? तो चारण काल नाम दिया है।
अब व्याख्या देख लो। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया है। वे प्रारंभ 640 ईस्वी के आसपास स्वीकार करते हैं। अब देखो नोट, अब उसने क्या, लोक सेवा आयोग ने इस पे क्या कटाक्ष किया है। अधिकतर विद्वानों की कृतियों में ग्रियर्सन द्वारा काल विभाजन 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी उद्धृत मिला है, जिसे उन्होंने चारण काल कहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए इस प्रश्न को 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी कहा गया है। प्रश्न 78वां देखिए। बीसलदेव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? गेय शैली का प्रयोग किया गया है। अब व्याख्या देख लूं। बीसलदेव रासो मूलतः गेय काव्य था, अतः इसके रूप में परिवर्तन होता रहा। यह प्रेम एवं श्रृंगार से परिपूर्ण काव्य है, जिसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इस ग्रंथ की रचना नरपत नाहल ने 1155 ईस्वी में की थी। बीसलदेव रासो आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। बीसलदेव रासो की श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता। विद्यापत से होती हुई यह परंपरा भक्ति काल में प्रेमाख्यान काव्यों तक पहुंची, कृष्ण भक्तों को प्रभावित किया और रीतिकाल में जाकर इसका सरस श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास हुआ। बीसलदेव रासो में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा वर्णन सबसे पहले मिलता है। ये प्रश्न एक बार आया था परीक्षा में, तो यहाँ से भी आप इसको याद कर लेंगे। बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन हैं? तो नरपत नाहल हैं। बीसलदेव रासो में बीसलदेव की पत्नी कौन है? तो देखो अभी आया था प्रश्न, बताएंगे आप कौन है? राजमती। नेक्स्ट प्रश्न 81वां देखेंगे। बीसलदेव रासो के रचयिता हैं, अभी आया है नरपत नाहल हैं। तो इसको इग्नोर करेंगे 82 वाले प्रश्न को। 83 पे पहुंचते हैं। निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? तो बीसलदेव रासो ही है। प्रश्न 84वां देखेंगे। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण्य विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? तो बीसलदेव रासो का है, आप याद रखेंगे इसको। अब नेक्स्ट इधर है। देखो अभी नायिका पूछी गई थी बीसलदेव रासो की। राजमती से रूठकर बीसलदेव कहाँ गया था? तो उड़ीसा में गए थे। तो यहाँ पे आप इसकी व्याख्या देख लीजिए। बीसलदेव रासो में राजा भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित है कि राजमती की बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा बीसलदेव ओडिशा चला गया था। 12 वर्ष तक राजमती उसके विरह में दुखी रहती है। वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती है। सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि तथा सजीव चित्र इस काव्य में मिलता है। किस रासो ग्रंथ को आलाखंड के नाम से जाना जाता है? तो जगनिक का परमाल रासो। सबसे पहले इसे किसने प्रकाशित कराया था? हाँ, अब व्याख्या में ही आ गया। अब जगनिक के परमाल रासो ग्रंथ को आलाखंड के नाम से जाना जाता है। इसमें
महोबा उत्तर प्रदेश के वीर आला ऊदल की वीरता की गाथा उत्तर प्रदेश के अवध और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय वीर गाथा है। 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने जिस आला खंड को प्रकाशित कराया था वह मौखिक परंपरा पर ही आधारित है। इसी प्रति के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ निर्धारण किया और उसे नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित कराया। उत्तर प्रदेश में आला खंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? अब तो पता चल गया होगा, परमाल रासो है। आला और ऊदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं तो जगनिक हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो ये कितनी बार प्रश्न आया है। देखो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न मिला है वो यही है। फिर आया है आला खंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। आला खंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। तो देखो बहुत बार प्रश्न आया है। तो कृति किसकी है? जगनिक की है, ये अभी आया था। आला और ऊदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है, किसमें मिलता है? परमाल रासो में मिलता है। वही प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है, ये बहुत बार आया है। देखो कब फिर आ गया, कवि जगनिक की रचना का नाम है आला खंड और परमाल रासो के लेखक हैं वही जगनिक। तो बहुत बार यूपी टीजीटी पीजीटी में तो ये बहुत बार पूछने के लिए आया है। फिर वही है, देखो आला और ऊदल किस राजा के सामंत थे? तो परमाल के सामंत थे ये। आला और ऊदल राजा परमाल के दरबार के सामंत थे जिनकी वीरता का वर्णन जगनिक ने परमाल रासो में किया है। प्रश्न 96 में ये भी बहुत बार आया है। 12 बरस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरस 18 छत्र जिए आगे जीवन को धिक्कार। किस विधा की रचना है? तो आल्हा है ये। इसकी पंक्तियां देख लो, व्याख्या है। उपयुक्त पंक्ति जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो से ली गई है। इसमें आला और ऊदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है। इसमें वीर भावना का जितना प्रौढ़ रूप मिलता है उतना अत्यंत दुर्लभ है। युद्धों के अत्यंत प्रभावशाली वर्णनों की इस काव्य में भरमार है। इसकी रचना लोक गाथा के रूप में न होकर शुद्ध काव्य के रूप में हुई है। यह आला विधा है। 97वां प्रश्न, वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। देखो काव्य दो प्रकार का होता है, प्रबंध और मुक्तक काव्य। लेकिन यहाँ पे रामचरितमानस भी प्रबंध काव्य, लेकिन वीरगाथा काल पूछा है तो इसके हिसाब से आपको आंसर देना है। तो इसका थोड़ा सा आप व्याख्या देख लेते हैं। लाओ, वीरगाथा काल का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा इसके रचयिता चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। सबसे बड़े संस्करण का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ है। इसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं, जहां सभा ने 1885 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर रासो का संपादन कराया था। इस संस्करण में 69 समय, सर्ग या खंड तथा 16,306 छंद हैं। कितने छंद हैं इसको भी याद कर लेना। द्वितीय रूप में उपलब्ध पृथ्वीराज रासो 7,000 छंदों का काव्य माना जाता है। इसका प्रकाशन नहीं हुआ, किंतु
अबोहर एवं बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित हैं, जो 17वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई हैं। तीसरा लघु संस्करण 3500 छंदों का है, जिसमें 19 समय या खंड हैं। इस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां भी बीकानेर में सुरक्षित हैं। चौथा संस्करण सबसे छोटा है, जिसमें केवल 1300 छंद हैं। इसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा सहित कुछ विद्वान मूल रासो मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। यहाँ से भी ये प्रश्न बनता है। चंद्रबरदाई महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इनकी भाषा को भाषा शास्त्रियों ने पिंगल कहा है। इसमें महाराज पृथ्वीराज व उनकी प्रेमिका संयोगिता के परिणय तथा युद्ध का वर्णन है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे तथा षड्भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंदशास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विधाओं में पारंगत थे। तो आज की वीडियो में 100 तक प्रश्न कवर करेंगे और इसमें लगभग 139 या 40 प्रश्न हैं। उसके लिए एक अगला पार्ट प्रस्तुत किया जाएगा, तीसरा भाग। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? तो अभी आया प्रश्न, चंद्रबरदाई जी को माना है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं। तो अभी रामचंद्र शुक्ल जी ही हैं। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है आपका 100वां। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं चंद्रबरदाई। आज के लिए विद्यार्थियों बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।